कितना बदकिस्मत मरीज हूं मैं कि जिसका इलाज तो है लेकिन इलाज करने वाला कोई नहीं। अपनी जिंदगी के रास्ते खुद चुन सकता हूं, मगर आज मुझे फैसला करना है। दोस्तों, कुछ अदाकार ऐसे होते हैं जो इंतहाई कम उम्री में ही रातों रात सुपरस्टार बन जाते हैं और इंतहाई कलील मुद्दत में बहुत बड़ी कामयाबी संभाल नहीं पाते, जिसकी बदौलत बेराह रवि का शिकार हो जाते हैं और गरूर और तकब्बुर और नशे के आदी बनकर अपने हाथों अपनी जिंदगी, जवानी और कैरियर का खाना खराब कर देते हैं। ऐसे ही फनकारों में एक नाम फैसल रहमान का भी है, जिसे सिर्फ 14 बरस की उम्र में अपनी पहली ही फिल्म नहीं अभी नहीं की सुपरहिट कामयाबी ने रातों रात की बुलंदियों पर पहुंचा दिया और वो इतने लापरवाह और खुदसर बने कि हीरोइन जैसे बदनाम नशे का आदी बने और अपनी जवानी और कैरियर दोनों को बर्बाद करके रख दिया। मुझे यूं लगता है जब मैं हंगामों में जाता हूँ जैसे हर एक की जुबान पर मेरी मम्मी और डैडी की अलहदगी की कहानी है। की दहाई में जबकि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री पर पंजाबी फिल्मों का राज था और सिनेमाघरों पर मुस्तफा कुरैशी, अंजुमन और सुल्तान राही का सुल्तानी दौर चल रहा था और उर्दू फिल्में ज़बूहाली का शिकार थी। ऐसे में उर्दू फिल्मों के लेजेंड डायरेक्टर नजरुल इस्लाम ने एक बिल्कुल नई कहानी को लेकर फिल्म नहीं अभी नहीं बनाने का ऐलान किया, जिसमें वो मरकजी किरदार के लिए एक नौउम्र खूबसूरत लड़के की तलाश में थे। ये एक ऐसे लड़के की कहानी थी कि जो अपनी उम्र से दुगनी औरत की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है। इस किरदार के लिए हिदायतकार नजरुल इस्लाम की नजर मशहूर कैमरामैन और सिनेमाटोग्राफर मसूद और रहमान के बेटे फैसल रहमान पर पड़ी, जो कि अभी सिर्फ 14 बरस के थे और ज़ेर तालीम थे। यूं फैसल रहमान को उस किरदार के लिए शबनम के मुकाबिल कास्ट किया गया। फिल्म की जबरदस्त कामयाबी ने न सिर्फ फैसल रहमान को रातों रात सुपरस्टार बना दिया, बल्कि बेहतरीन अदाकारी पर उसे खसूसी निगार अवार्ड से भी नवाजा गया और उसे नया वहीद मुराद करार दिया गया। मैं गुमसुम सोचता रहा और दिल सिरे से फरार हो गया। फैसल रहमान 17 सितंबर 1966 को लाहौर में पैदा हुए। बॉलीवुड के लेजेंड एक्टर रहमान उनके चचा थे। फैसल रहमान का ताल्लुक अफगानिस्तान के दाऊदज़ई पश्तून कबीले से था और उनके अबा-ओ-अजदाद 1905 में काबुल से हिजरत करके हिंदुस्तान में आकर आबाद हुए थे। फैसल रहमान के वालिद मसूद और रहमान फिल्मी दुनिया के मशहूर कैमरामैन और सिनेमाटोग्राफर थे। 1980 में रिलीज होने वाली अपनी पहली फिल्म नहीं अभी नहीं की शानदार कामयाबी के बाद फैसल रहमान के लिए फिल्मी दुनिया के दरवाजे खुल गए और वो 1981 में शबाब केरानवी की फिल्म ये जमाना और है और इकबाल कश्मीरी की फिल्म अलादीन में कास्ट हुए। दोनों फिल्में कामयाब रही। ये जमाना और है सुपर हिट रही, जिसमें उनकी जोड़ी बाबरा शरीफ के साथ थी। 1982 में फैसल रहमान की सिर्फ एक फिल्म बीवी हो तो ऐसी नुमाइश पजीर हुई जो कि सुपर हिट रही। 1983 में फैसल रहमान की 3 फिल्में रिलीज हुई जो कि टीना, नादानी और लो स्टोरी थी। इन तीनों फिल्मों में फैसल रहमान के मरकजी किरदार थे और तीनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कामयाबी हासिल की। टीना जान मोहम्मद जुमन की फिल्म थी। नादानी हिदायतकार इकबाल कश्मीरी की फिल्म थी जो कि पाक श्रीलंका को प्रोडक्शन थी, जबकि लो स्टोरी हिदायतकार सजाद गुल की पाक केनिया मुश्तरका प्रोडक्शन थी। टीना में फैसल की हीरोइन एक बार फिर बाबरा शरीफ थी और दोनों की जोड़ी फिल्म दीनों को खूब पसंद आई थी। 1984 में फैसल रहमान की 2 फिल्में हिदायतकार सजाद गुल की दूरिया और हिदायतकार शमीम आरा की मिस कोलंबो शानदार कामयाबी से इम्किनार हुई। दूरिया में फैसल रहमान की जोड़ी आरजू के साथ थी, जबकि मिस कोलंबो में वो बाबरा शरीफ के मुकाबिल कास्ट थे। मिस कोलंबो की जबरदस्त कामयाबी के बाद शमीम आरा ने दोनों को मरकजी किरदार में लेकर इस फिल्म का सीक्वल बनाने का ऐलान किया और मिस सिंगापुर के नाम से फिल्म बनाई, जो 1985 में रिलीज हुई और यह फिल्म भी सुपर साबित हुई। 1985 में बाबरा शरीफ और फैसल रहमान की एक और फिल्म पलकों की चाव में के हिदायतकार नजरुल इस्लाम थे, जबकि तीसरी फिल्म महक नजर शबाब की हिदायतकारी में बनने वाली फिल्म थी और इस फिल्म के मरकजी किरदार भी बाबर और फैसल ही थे।
1985 میں ہی فیصل رحمان کی چوتھی فلم ناراض میں عارفہ صدیقی اس کے مقابل تھی۔ اس فلم کے ہدایتکار جان محمد سرحدی تھے۔ مہک اور ناراض اوسط درجے کی کامیاب فلمیں تھی، جبکہ مس سنگاپور اور پلکوں کی چاؤ میں ہٹ فلمیں ثابت ہوئی۔ 1986 میں فیصل رحمان کی 4 فلمیں ریلیز ہوئی، جو کہ دنک، بات بن جائے، بے قرار اور اگر تم نہ ہوتے تھی۔ دنک کے ہدایتکار قمر جاوید فاضل تھے، جبکہ بات بن جائے فلم سٹار مسرت شاہین کی بطور ہدایتکارہ اردو فلم تھی۔ بے قرار حسن عسکری کی فلم تھی، جبکہ اگر تم نہ ہوتے ہدایتکار جمشید نقوی کی فلم تھی۔ 1987 میں فیصل رحمان کی 2 فلمیں ریلیز ہوئی، ہدایتکار اقبال گریبان اور ہدایتکارہ سنگیتا کی قسم من نے کی تھی۔ دونوں فلموں میں اس کی ہیروئن بابرا شریف تھی۔ یہ وہ دور تھا جب فیصل رحمان کی بڑی جوانی میں اتنی عزت اور شہرت اور پے در پہ کامیابیاں اس سے سنبھالی نہیں گئی اور وہ منشیات کے عادی بن گئے اور ہیروئن جیسے خطرناک نشے کا شکار ہوئے۔ اس بات کی بہت سی تعویلیں پیش کی جاتی ہے کہ فیصل رحمان کس طرح نشے کے عادی بنے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اسے مخالف لوگوں نے سازش کے تحت نشے پر لگا دیا تھا، جبکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ بابرا کے ساتھ یک طرفہ محبت میں ناکامی کی وجہ سے فیصل رحمان نے نشہ شروع کیا تھا اور ہیروئن میں سکون تلاش کرنی شروع کی تھی۔ بہرحال حقیقت کچھ بھی ہو، لیکن ہیروئن کے استعمال نے فیصل کو بری طرح اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا اور اس کا کیریئر، جوانی اور صحت بری طرح متاثر ہونے لگی۔ دن رات نشے میں دھت رہنے کی بدولت اس کے چہرے کی رونق اڑ گئی اور اس کی معصومیت اور خوبصورتی ایک لاغر اور کمزور وجود میں ڈل گئی۔ اس لیے ہدایتکار اور فلم ساز اسے فلموں میں کاسٹ کرنے سے کترانے لگے۔ 1988 میں محمد جاوید فاضل کی بازار حسن اور ہدایتکار نظر الاسلام کی چکو کے علاوہ اگلے 2 سالوں تک اسے کسی فلم میں کاسٹ نہیں کیا گیا اور اسے کنمے میں وہ صرف 2 فلموں میں دوسرے درجے کے ثانوی کرداروں میں نظر آئے، جو کہ پیار اور پیاسا اور آندھی تھی۔ اس کے بعد فیصل رحمان دوبارہ اس شہرت اور عظمت کو حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ 1995 میں کوٹے سکے، 1999 کی شان کی بطور ہدایتکار فلم گن اینڈ روزز میں کام کرنے کے بعد اس کا کیریئر اختتام پذیر ہوا اور وہ صرف ٹی وی ڈراموں تک محدود ہو کر رہ گئے۔